एसेट्स एसेट्स जब आप परचेज करते हैं उनको रिकॉर्ड करने का वो कौन सा तरीका है जिसमें एफबीआर आपसे पूछताछ ना करे। कोई भी एसेट खरीदने जाते हैं, मोस्टली घर, गाड़ी, प्लॉट, प्रॉपर्टी, यही ज़्यादातर असासे होते हैं जो आप रूटीन में ख़रीदते हैं। इनकी वैल्यू कैसे डिक्लेयर करें, इनकी पेमेंट कैसे की जाए, कौन सा वो मैकेनिज़्म है कि आपसे क्वेश्चन ना कल को कोई हो। आप अमूमन सुनते हैं कि जी हमने कोई एसेट परचेज़ किया और हम इसकी पेमेंट ना करें, बैंक से ना करें, कैश दे दें, इसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र ना कराएं। लोग साल हर साल गाड़ियाँ चलाते रहते हैं जो वो अपने नाम पे ही नहीं ट्रांसफ़र करवाते। क्यों? कि एफबीआर पूछ लेगा। लोग प्रॉपर्टीज़ ले लेते हैं, अजीज़ रिश्तेदारों से इंतकाल चढ़वा लेते हैं, विरासती प्रॉपर्टियाँ आ जाती हैं, अपने नाम नहीं करवाते। कौन सा डर है, क्या तरीक़ाकार है, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, कैसे इसको डिक्लेयर इस तरह किया जाए कि कोई क्वेश्चन आपसे ना पूछे। देखिए, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बेसिक कानून को समझना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर्टी की शक्ल में 5 मिलियन की लिमिट है। 50 लाख से ऊपर की हर पेमेंट आप क्रॉस चेक से करेंगे, बेचने की सूरत में भी और ख़रीदने की सूरत में भी, दोनों सूरतों में। इसी तरह गाड़ी के ऊपर 10 लाख की लिमिट है। 10 लाख से ऊपर की हर पेमेंट आप क्रॉस चेक से करेंगे, बेचने की सूरत में भी और ख़रीदने की सूरत में। जैसे ही आप कोई भी एसेट ट्रांसफ़र करवाते हैं, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी है या गाड़ी है, ट्रांसफरिंग अथॉरिटी आपका टैक्स काट के जमा करवाती है। एफबीआर के पास फॉरन रिकॉर्ड चला जाता है कि आपने ये एसेट परचेज़ की है। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम इसमें वैल्यूएशन का है। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको समझिए। प्रॉब्लम वैल्यूएशन का है। आप किस वैल्यू पे वो एसेट डिक्लेयर करना जा रहे हैं। देखिए, जब आप गाड़ी नई लेते हैं तो उसकी एक इनवॉइस प्राइस है, अब उसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते। और कंपनीज मोस्टली अब पे ऑर्डर की फॉर्म में पेमेंट लेती हैं, तो इसलिए वो एक एलिमेंट ऐसा है जो कवर हो गया। लेकिन जब आप सेकंड हैंड कार खरीदते हैं, सेकंड हैंड गाड़ी लेते हैं, उस टाइम उसकी कौन सी वैल्यू लगाएं, किस वैल्यू पर डिक्लेयर करें? का टैक्स तो जमा होना है ट्रांसफ़र का, अब रजिस्ट्रेशन का टैक्स तो नहीं लगना, तो उसको मॉनिटर करना है और उसकी पेमेंट क्रॉस चेक से करनी है। तो एक रीजनेबल मुनासिब अमाउंट जो कि मार्केट वैल्यू के करीब तर ही हो, उसी को मैनेज कीजिए अपनी वाइट मनी को देखते हुए। समटाइम्स आप इसमें थोड़ी सी लीवरेज ले लेते हैं या आप थोड़ी सी वैल्यू कम डिक्लेयर भी कर लेते हैं, लेकिन उसको अगर आप क्रॉस चेक से पेमेंट करेंगे और अपने नाम ट्रांसफ़र करवाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जिस वैल्यू से आप उसकी पेमेंट कर रहे हैं, उस वैल्यू और जो रजिस्ट्रेशन की एक्सपेंस है उनको जमा करके अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में उसकी वैल्यू को डिक्लेयर कीजिए। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट जो सबसे अहम चीज़ है वो है प्रॉपर्टी। देखिए, प्रॉपर्टी में 3 रेट गर्दिश में है मार्केट में। एक उसका एक्चुअल रेट है जिस पे आप सेल या परचेज कर रहे हैं, वो एक्चुअल रेट है। दूसरा उसका एफबीआर रेट है जिसके ऊपर आपका एफबीआर का टैक्स जमा होता है सेक्शन 236 सी या के का। तीसरा उसका एक डीसी रेट है जो कि लोकल अथॉरिटीज उसको डिटरमिन करती हैं, जिसके ऊपर उसकी एक्चुअल ट्रांसफ़र होती है, जिसके ऊपर उसकी फीसेज लगती हैं। अब आप कौन सा रेट डिक्लेयर करेंगे? देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली ये है कि आप उसकी पेमेंट को अगर 5 मिलियन से अबव है तो उस पेमेंट जो आप पेमेंट कर रहे हैं वो वैल्यू आपकी डिक्लेयर की जाएगी, वो आपकी परचेज प्राइस आएगी। एसेट्स आर ऑलवेज रिकॉर्डेड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, इसको फॉलो आपने करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी कॉस्ट प्राइस है, एसेट ने उस वैल्यू पर डिक्लेयर होना है। तो आप जो पेमेंट क्रॉस चेक के जरिए करेंगे वो आपकी वैल्यू होगी, चाहे वो डिफ़र करे। मैं रिपीट करता हूँ, चाहे वो मार्केट वैल्यू, एफबीआर वैल्यू या डीसी रेट से डिफ़र करे। जो आप डिटरमिन करेंगे, जो आप प्रूव कर सकेंगे, जिसका आपके पास एग्रीमेंट होगा, लेकिन वो उससे कम नहीं हो सकती। ये ध्यान में रखिएगा। ये नहीं आप कह सकते कि जी मार्केट रेट ये है, डीसी रेट ये है, एफबीआर रेट ये है, तो मैंने तो अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू डिक्लेयर कर दी। ऐसा नहीं होगा। वो एक रीज़नेबल वैल्यू होगी जो कि इन तमाम चीज़ों के साथ अटैच होते हुए आप जिसको जस्टिफाई भी कर सकें कि वाकई ये इतने की चीज़ खरीदी है। अक्सर औक़ात ऐसा होता है, बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर एफबीआर रेट ज़्यादा है, इवन डीसी रेट ज़्यादा है, एक्चुअल वैल्यू कम है। ये मैं बहुत आपको सीरियस बात बता रहा हूँ कि कई जगहें ऐसी हैं, कई कॉलोनीज जो डेवलप हो रही होती हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट का रेट ज़्यादा होता है, आपका वहाँ पे एक्चुअल रेट कम होता है, आपकी परचेज प्राइस कम है लेकिन सरकारी रेट ज़्यादा है, आप टैक्स ज़्यादा रेट पे देते हैं, एक्चुअली कम। तो उसका तरीक़ाकार क्या है? क्रॉस चेक से पेमेंट कीजिए, प्रॉपर एग्रीमेंट रखिए, चेक की कॉपी, पे ऑर्डर की कॉपी साथ रखिए और अपनी कॉस्ट प्राइस को आप खुद, यानी कि ये जो ओनर्स है, टू प्रूव द वैल्यू, ये आपके ऊपर है, तो आप खुद उसको डिक्लेयर कीजिए। जहाँ पर ये उल्ट है, जो कि मोस्टली केसेस में होता है कि एक्चुअली प्रॉपर्टी महंगी होती है और एफबीआर रेट, डीसी रेट कम होते हैं,
तो वहाँ पर जो वैल्यू आप पेमेंट कर रहे हैं इसमें भी आप थोड़ी बहुत लीवरेज ले सकते हैं, अगर आप मतलब वो कोशिश करिए कि ना लेनी पड़े। उसकी रीज़न ये है कि कोई प्रॉपर्टी अगर आप सेल की घर से लेते हैं तो फिर जब आप सेल करेंगे तो उस टाइम भी आप प्रॉब्लम में आएंगे। लोग इसको नहीं समझते। बहुत दफ़ा देखा गया है कि बहुत हैवी अमाउंट्स कैश की फॉर्म में पे की जाती हैं और बहुत कम अमाउंट बैंकिंग चैनल से पे की। मैं रिपीट कर देता हूँ, कानून बड़ा क्लियर है। 5 मिलियन 50 लाख रुपए से ऊपर की कोई प्रॉपर्टी की पेमेंट ना आप दे सकते हैं ना आप ले सकते हैं कैश की फॉर्म में। ये कानून है, कानून क्लियर है। बाकी आप इसको मैनेज कीजिए अच्छे तरीके से, अपनी वाइट मनी को देखते हुए, अपने हिसाब किताब को देखते हुए, और FBR के जो टैक्स जमा हुए हैं उनको अकाउंट फॉर कीजिए। और सेल परचेज के ऊपर अगर कोई आप पे गेन आता है, अच्छा ये हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, गेन टैक्स इज़ अ डिफरेंट थिंग। गेन टैक्स गेन के ऊपर होता है। ये जो विदहोल्डिंग टैक्स है ना, ये एट द टाइम ऑफ सेल या परचेज की डिफरेंट चीज़ है। ये एडजस्टेबल है, आपके एनुअल इनकम टैक्स डिमांड के अगेंस्ट एडजस्टेबल है। कैपिटल गेन टैक्स अगर रिटर्न के टाइम पर निकलता है उसके अगेंस्ट भी एडजस्टेबल है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसको बड़े अच्छे तरीके से समझिए। और कोई भी एसेट अदर दैन दीज टू जो हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस की है, जिसमें गाड़ी और प्रॉपर्टी शामिल है, इसके अलावा भी कोई एसेट आप खरीदते हैं तो उसको भी प्रॉपर तरीके से डिक्लेयर कीजिए और उसकी पेमेंट कोशिश कीजिए कि अगर अमाउंट ज़्यादा है, रीजनेबल अमाउंट है, तो उसको वाया क्रॉस चेक ही पेमेंट कीजिए, बैंकिंग चैनल से पेमेंट कीजिए, ताकि उसको कहीं पे भी इनकम टैक्स ऑफिसर आपकी एडिशन में ले जाएगा, वरना वो आपकी इनकम बना देगा अगर आप इसको इस प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं करेंगे। तो ये केयरफुल रहते हुए एसेट्स को रिकॉर्ड कीजिए। बहुत शुक्रिया।